अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। जैसा कि आपको ये बातें मालूम है कि गाहे बगाहे आपको सबक दिया जा रहा है और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के उर्दू की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की, समझ रहे ना। और अब हम काफ़ी करीब आ चुके हैं, बस जल्दी जल्दी बहुत जल्दी ही हम इन तमाम चीज़ों को, ये जो भी किताब है आपका बुक को मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी उसका आंसर होगा हम लेकर आपके दरमियान आएंगे। फिर उसके बाद क़वायद वगैरह का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा, समझ रहे ना। यानी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क़वायद वगैरह का सिलसिला भी साथ में चलेगा समझ रहे हैं। तो माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ा था जगन्नाथ आज़ाद के बारे में। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ इंडिया गेट जो नज़म है, जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, उसको हमने पढ़ा था। वहाँ पे आपने काफ़ी उम्दा काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ाया गया। उसी चैप्टर का यहाँ सवाल और जवाब हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और वो आने के बाद यानी जुड़ने के बाद जिस तरह से वो कमेंट करते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसा कि वो सदियों पहले किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, अचानक वो चीज़ें मिल गई है, समझ रहे हैं ना। काफ़ी ज़्यादा खुशी का वो इजहार करते हैं, खुशी को जाहिर करते हैं। तो क्यों ना उन तक अगर ये पहले पहुँच तो वो जल्दी से जुड़कर इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। और जो भी स्ट्रेटजी और जो भी प्लान और जो भी जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपने अगर उसको कंटिन्यू पढ़ा है यहाँ इस चैनल के माध्यम से, तो हम कह रहे हैं 95+ ही इंशाल्लाह आपका नंबर ज़रूर आएगा। इससे कम आने वाला नहीं है, समझ रहे ना। चूँकि जो भी सवालात बनेगा वो किताब ही से बनेगा, इतना यकीन रखिए। और किताब के ऊपर बारीक बीनी के साथ हाथ रख कर पढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हल करा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दरमियान पेश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कवायद पेश कर दिया जाएगा। कवायद के बाद क्या होता है, गाहे बगाहे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये तमाम तरीके यहाँ पर कराए जाएंगे, ये तमाम काम यहाँ पे कराए जाएंगे। तो इतना काम करने के बाद बच्चा जब एग्ज़ाम हॉल में जाएगा तो क्या बताइए, उसका कम रहेगा? 95 से कम रहेगा? नहीं रहेगा। जब भी उसका आएगा तो 95+ ही आएगा, उससे कम नहीं आ सकता है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है खुतूत नवेसी की। किसकी बाबू? खुतूत नवेसी की। एक होता है खुतूत नवेसी, उसके बाद क्या करते हैं, दरखास्त। एक होता है दरखास्त, उसके बाद होता है एक मजमून, समझ रहे ना। तो ये 3 चीज़ है जो काफ़ी अहम है, समझ लीजिए। जाता है दरखास्त वगैरह लिख दीजिएगा, मजमून लिखने के लिए आता है, ख़त वगैरह लिखने के लिए आता है। तो इसी से आपका 20 से 25 नंबर तो यहीं से हल हो जाता है, जिसका ये क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जितने भी टॉपिक हैं, मतलब जितना भी हो सकता है, मुमकिन है, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपका मजमून लिखा दें। चूँकि बज़ाब्ते उसके लिए हमारे पास अलग से बज़ाब्ते हर टॉपिक पे मजमून लिखा गया है। मजमून लिखकर हमने उसको एक किताब के माध्यम से बज़ाब्ते हमने उसको तैयार किया, आपके लिए वो तैयार करके हमने रख दिया है, समझ रहे ना। बस आप जुड़े रहिए और वक्त का जैसे जैसे ये सारी किताबें मुकम्मल होती चली जाएगी, इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें तरतीब ब तरतीब हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। एक दिन में तो दे नहीं सकते, पॉसिबल है नहीं, समझ रहे ना। और आप एक दिन में पढ़ भी नहीं सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। तो गाहे बगाहे हम पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़िए और लगातार पढ़िए इंशाल्लाह। कल जो है यानी कि सुबह में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर हम आपको बता देंगे कि 10th क्लास जो है वो कितने बजे से आपको इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। फिर 9th क्लास का मिल जाएगा, 10th क्लास का कब मिलेगा, 11th और 12th का मिलेगा, समझ रहे ना। और इंशाल्लाह उसी टाइम पर ही आपको सबक दिया जाएगा, आप तक भेजा जाएगा, ताकि आप एक्टिव रहें
और आज से ही आप एक्टिव हो जाइए और ये इंशाल्लाह आप पूरे यानी एग्जाम तक वही समय रहेगा और उसी से मतलब ये कि हम समय बनाकर आप तक पेश करेंगे। देख लेते हैं सहूलतें क्या है और आसानियां किसके अंदर ज़्यादा है। तो ऐसा समय बनाया जाएगा जिस समय में आप भी आपका भी ख्याल रखा जाएगा और वो पूरा समय का भी ख्याल रखा जाएगा, ताकि वो क्या रहे हमेशा उसी समय पे वीडियो अपलोड कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी किसी कारण से किसी वजह से सबक नागा होता है तो लाइव क्या कहते हैं उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा देंगे कि आज इस कारण से इस वजह से आज आपकी क्लासें नहीं होगी, ठीक है ना। चूंकि अब यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से कुछ जिम्मेदारियां और भी बढ़नी है। जो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट है, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये क्या कहते हैं वो अपनी दिली क्या कहते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक चीज समझ लीजिए, एक होता है मौलाना ये मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी ये भी बिहार के अंदर है, जैसा कि आप जानते हैं। जिस तरह से बिहार बोर्ड है उस तरह से ये भी है। 8वां 10वां और 11 12 जिस तरह से इसमें होता है उसी तरह से इसमें भी होता है, जिसको 8वां को कहते हैं उस्तानिया और 10वां को क्या बोलते हैं फोकानिया, फिर उसके बाद 12th को बोलते हैं मौलवी, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी क्लासें ली जाए, और चूँकि यूट्यूब पे बहुत कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है और जो वो एग्ज़ाम कराती है यानी उस्तानिया फोकानिया मौलवी उसकी तैयारी कराते हो, बहुत कम ही आपको बिहार के अंदर ही देखने को मिलेंगे। बस एक आध का प्लेटफार्म यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल इसका सिलेबस भी हमने देखा काफ़ी इजी है, पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह इसको भी शुरू किया जाएगा और इसको भी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये ज़रूरी है, चूँकि बहुत दिनों से ये आप इसमें हम लोग लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहले ये ज़रूरी है, जब तक ये क्लियर नहीं होता है, कंटिन्यू रेगुलर नहीं हो जाता है ना ये क्लासें, यानी कि 9 से लेकर 12 तक जब तक ये रेगुलर नहीं हो जाता तब तक ये क्लासें शुरू नहीं की जाएगी, समझ रहे हैं ना। इतना तो है, यानी कम से कम 3 से 4 दिन अगर रेगुलर अगर हो जाते हैं इन क्लासों में, तब तक फिर समझ लीजिए ये क्लासें इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और उम्मीद है कि जो समय बनाया जाएगा अब रेगुलरिटी के साथ काम किया जाएगा, क्योंकि कम वक्त है और काम कुछ ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। तो इतनी बातें थी जो हमने आप तक पहुंचा दी, ठीक है ना। जो ज़रूरी हमने समझा वो आप तक पहुंचा दिया। चलिए अब हम आगे सवाल जवाब देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमने वक्त भी ले लिया, लेकिन क्या कीजिएगा, अगर ये सारी बातें न बताते तो फिर आपको पता कैसे चलता, और जब आपको पता नहीं होगा तो फिर आप दूसरों को बताएंगे कैसे, दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। पहुंचाने के लिए आपको मालूम होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। चलिए बहरहाल इस वाले सबक के अंदर, इस वाले वीडियो के अंदर जो है हम क्या करेंगे, ये मुख्तसर तरीन सवालात को भी हल करेंगे और मुख्तसर सवालात को भी हल करेंगे, दोनों को दोनों देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर सवाल में जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए, क्या पूछा बाबू, जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए। तो जगन्नाथ आजाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। कब हुए थे, 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2 कहता है जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम तलोचंद मारूम है। सवाल नंबर 3 कहता है इंडिया गेट कहाँ है, बहुत इजी है, इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट की तामीर किसने की, तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज हुक्मरान ने की। आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं कि इंडिया गेट जो है हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको दूसरों ने तामीर करा कर चला गया, लेकिन आज हम उसके ऊपर क्या करते हैं, फख्र करते हैं। हमारा बनाया हुआ बहुत कम ही चीज़ें हमारे पास है, समझ रहे हैं ना, वरना बाकी हम दूसरे के ही कर्जदार हैं। आप इतिहास पढ़िए और उसके अंदर सारी बातें आपको मालूम हो जाएंगे, समझ रहे हैं।
तो इंडिया गेट की तामीर जो है वो किसने कराया था? अंग्रेजी जो हुक्मरान थी, अंग्रेज जो थे, तो उन्हीं लोगों ने क्या कराया था? इंडिया गेट की तामीर कराई थी। समझ रहे हैं? चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर सवालात को देख लेते हैं। तो मुख्तसर सवालात का हम पहला सवाल देखेंगे। कहते हैं कि इस नज़म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखिए। यानी कि इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ एक नज़म है। तो इस नज़म में शायर ने जो भी कुछ कहा है तो उसको 5 जुमले में लिखिए। थोड़ी सी आज क्या है, गले में खराश हो गया है और फिर उसके बाद तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से ये बार बार इस तरह मतलब ऐसा लगता है कि गले में कुछ जम चुका है। ठीक है ना? तो तबीयत भी कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से ज़ोर से बोलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन क्लास लेना ये तो ज़रूरी है कि नहीं? चूँकि वक्त करीब है, क्लास ना लिया जाए तो फिर अब तो परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, चूँकि साल भर का किया हुआ मेहनत आखिर वक्त में आकर बेकार हो जाएगा। समझ रहे ना? तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला जल्दी शिफा दे दे। तो यहाँ पे कहते हैं, इस नज़म में शायर ये कहना चाहता है कि दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट अगर एक तरफ हिंदुस्तान की अज़मत रफ्ता की अलामत है, दूसरी तरफ हमें यही इंडिया गेट हमारी गैरत को भी बेदार करता है। गैरत यानी कि हमारी गैरत को जगाता है कि हम अपनी अज़मत हासिल करने के लिए गैरों का मोहताज होना पड़ता है। इंडिया गेट दरअसल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की अलामत है और इसी ग़ुलामी के दौर में हमें याद दिलाता है, जिसकी तामीर अंग्रेज़ों ने हमारे ही खून पसीनों की कमाई से किया है। यह हिंदुस्तान के लिए अलमिया है कि ग़ुलामी की अलामत को हम अज़मत रफ्ता कहते हैं। समझ रहे ना? मतलब ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि ग़ुलामी की अलामत को हम अज़मत रफ्ता कहते हैं, यानी उसको इज़्ज़त की निगाहों से देखते हैं। समझ रहे हैं ना? ग़ुलामी की अलामत को अरबी भाषा में तो ये हमारी बदनसीबी है। तो बहरहाल वो तो हालात कुछ और था, लेकिन अब तो इस तरह का नहीं है। वो उस वक्त जो अपना हिंदुस्तान जो था वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। समझ रहे ना? तो बहरहाल इतनी तो बात तो है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ आज भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दर हकीकत उनका ही थोड़ी न था, हमारी ही खून पसीने से हमारी मेहनत की कमाई थी, जिससे उन लोगों ने बनाया और फिर वहाँ पे अपना नाम चिपका दिया। समझ रहे हैं? तो इंडिया गेट जो नज़म है तो हमारी गैरत को भी दिलाता है, हमारी गैरत को भी उजागर करता है, ताकि हम क्या करें, अपने वतन के लिए और कुछ अच्छा ऐसा कुछ करें कि हमेशा के लिए हमारा वतन हमारे देश का नाम हो। ठीक है ना? और उससे हमारे देश की अज़मत और हमारे देश की बड़ाई हो। समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसा काम करें। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो नज़म के अंदर भी तो नज़म के बारे में पढ़ाया गया, बट यहाँ भी देखिए आम तौर से नसर के मुकाबले नज़म का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? नसर के मुकाबले नज़म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नज़म की अपनी एक सिनफ़ी हैसियत भी है। यानी उर्दू शायरी में नज़म अलग से एक सिन भी है, जिसमें किसी ख़ास मौजू पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं। नज़म के तमाम अशार ख़याल के लिहाज से आपस में मरबूत होते हैं। चुनांचा नज़म के बीच से अगर कोई किसी शेर को निकाल दिया जाए तो नज़म के ख़यालात का सिलसिला टूट जाता है। नज़म एक उन्वान होता है, उसी उन्वान के तहत शायर अशार करता है। समझ रहे हैं ना? यानी नज़म की एक सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है बाबू, कि उसके अंदर से अगर एक भी अल्फाज को, एक भी सेंटेंस को अगर हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो फिर क्या होता है, उसका सिलसिला टूट जाता है और फिर नज़म जो है, नज़म की खूबसूरती बाकी नहीं रह पाएगी और नज़म समझ में नहीं आ पाएगा। समझ रहे ना? तो उसकी खुसूसियत ये होती है अरबी भाषा में। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बयान किया कि नज़म का सिलसिला टूट जाता है। नज़म में एक उन्वान होता है, उसी उन्वान के तहत शायर अशार करता है। इसके अंदर बहुत सारे नहीं होते हैं, यानी बहुत सारा उन्वान नहीं होता है, बहुत सारी बातों के ऊपर बयान करना नज़म नहीं होता है। समझ रहे ना? एक ही कोई एक होगा, उसी के ऊपर शायर क्या करेगा, अशार करता है। सवाल नंबर 3 कहता है, जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात 5 जुमलों में लिखिए। तो वही चीज़ जो माक़बल में बयान किया गया,
जगन्नाथ आज़ाद बैक वक्त मुहक्किक भी थे और शायर भी। इन दोनों हैसियतों में उनकी अहमियत मुसल्लम मानी जाती है, चूँकि मुहक्किक भी थे यानी कि रिसर्च करने वाले थे और शायर भी। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है वह गज़ल गोई और नज़म निगारी दोनों में यकसा महारत रखते थे, यानी दोनों के अंदर वो क्या करते थे, माहिर थे, माहिर फ़न थे। उनके वालिद तलोक चंद महरूम भी मशहूर शायर थे, यानी शायरी उन्हें वरसा में मिली थी। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश पाकिस्तान के ज़िला मियानवाला के कस्बा ईसा खैल में 1918 ईस्वी में हुई। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने घर पर अपने वालिद साहब से हासिल की, जो एक स्कूल में टीचर थे। आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में ही वह दिल्ली आ गया और यहीं 2004 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं, इस तरह से इस दुनिया से जगन्नाथ आज़ाद साहब चल बसे। समझ गए। सवाल नंबर 4 कहता है इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए। ये तो उसके अंदर भी आ जाएगा इंशाल्लाह क़वायद वगैरह के अंदर, लेकिन अगर सवाल पूछा तो देखिए, इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए, जैसे वो, मैं और तुम वगैरह, जिसको आप प्रनाउन वगैरह बोलते हैं ना। एक होता है नाउन और एक होता है प्रनाउन। क्या होता है? एक होता है प्रनाउन। समझ रहे हैं, एक होता है प्रनाउन और एक होता है नाउन। तो ये दोनों जो होता है ना, तो नाउन तो इसम को कहते हैं और प्रनाउन जो होता है ना वो इसम के बदले में किसी चीज़ को ला दिया जाता है जो बतलाता है कि यहाँ पर फलाना चीज़ थी। ठीक है ना, कोई इसम था तो उसी को प्रनाउन कहते हैं, उसी को यहाँ पर उर्दू में ज़मीर भी कहा जाता है। ठीक, इसका इस्तेमाल नामों के तकरार से बचने के लिए किया जाता है। इस्तेमाल के लिहाज से ज़मीर की 3 किस्में होती है। क्या भाई? अब यहाँ पे क्या है ना, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो नामों के तकरार से बचने के लिए। अब जैसे कि हम कहेंगे, एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप कि ज़ैद, क्या कहेंगे भाई? ज़ैद बाज़ार गया। कहाँ गया? बाज़ार गया। ठीक, ज़ैद बाज़ार गया। फिर उसके बाद बोलेंगे ज़ैद सब्ज़ी ख़रीदा, ज़ैद सब्ज़ी ख़रीदा वगैरह वगैरह। फिर ज़ैद घर नहीं गया, घर नहीं लौटा। तो बार बार अगर ज़ैद 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 अगर हम कर रहे हैं ना, तो ये बार बार तकरार, बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है और इसी लफ्ज़ का बार बार आना क्या कहते हैं? तकरार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तकरार। और ये चीज़ अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीर की कितनी किस्में भाई? इस्तेमाल करने के एतबार से 3 किस्में हैं। ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर मुतकल्लिम, तीनों को। ज़मीर गायब यानी वो और वो लोग, वो और वो लोग। ज़मीर हाज़िर तुम और तुम लोग। ज़मीर मुतकल्लिम यानी मैं और हम लोग। ठीक है ना, तो यानी कि इस्तेमाल करने के एतबार से ज़मीर की 3 किस्में हो गई, वो और वो लोग। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर ये इस तरह का अल्फाज लफ्ज़ आता है तो समझ लीजिए ये ज़मीर है। समझ रहे हैं? ज़मीर। तुम और तुम लोग के बारे में अगर इस तरह का अल्फाज आता है, पूछा जाए क्या, तो क्या कहिएगा? ज़मीर। मैं और हम लोग, ठीक, तो ये भी क्या है? ज़मीर है। समझ रहे हैं ना। तो ज़मीर का मतलब ये होता है जो नाउन की जगह पर जो रखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? ज़मीर कहा जाता है उर्दू में। ठीक, तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर सवालात और उसके जवाबात, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।